Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा। जो टारगेट रहेगा किसके लिए, फर्स्ट वन टारगेट किसके लिए है, यूपी यूएमएस के लिए। और इसी के साथ ही जो नोटसेट अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, ठीक है, सितंबर में, उसको भी ये क्या करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नर्वस सिस्टम रिलेटेड हमने एमसीक्यूज देखे थे। आज भी हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, जो डिजीज पोर्शन बच जाता है उसका। ठीक है, कल हमने 2 से 3 डिजीज पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, उसी के साथ ही आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यूपी यूएमएस के लिए हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप है, जो आपको ऐप दिख रही है, लोगो दिख रहा है आपको, इसी लोगो से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे और iOS पे। तो यूपी यूएमएस के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हमने लॉन्च किए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वहाँ पे आपको बताया गया सिलेबस के अंदर की 15 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे, 50 एमसीक्यू ऐसे आएंगे। तो 15-15 करके आपको एमसीक्यूज यहाँ पे हमारे हर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पेपर है ये हमारे टॉपिक वाइज होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे और प्री यूपीएमएस टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेली टेस्ट सीरीज भी आपको साथ साथ के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो यूपी यूएमएस के 25 पेपर तो अलग है, इनके अलावा डेली टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सेम ही प्लान आपको नोटसेट का भी वहाँ पे मिल जाएगा। और प्लान के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे आपको जो सपोर्टिव नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके सर से आप बात कर सकते हो। 24/7 जब भी आप बात करो, सर आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर सर खुद से आपको कॉल कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। काफ़ी अच्छे एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है नोट सेट के लिए। ठीक है, नोट सेट लाइक जैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, अब उसने अपना पैटर्न बताया है, तो यूपी यूएमएस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं और नोट सेट के अंदर तो ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा ही। शुरू करते हैं हमारे सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग लेफ्ट साइडेड सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, नर्स क्या कर रही है, क्लाइंट को असिस्ट कर रही है और क्लाइंट को क्या एक्सपीरियंस हुआ है, लेफ्ट साइड सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एक्सिबिट। यहाँ पे जो है नर्स कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्सपेक्ट करेगी कि क्लाइंट में वो मैनिफेस्टेशन एग्जिबिट होगा या यहाँ पे दिखाई देगा। ऑप्शंस क्या है, हेमीपरेसिस ऑफ लेफ्ट आर्म एंड अप्रेक्सिया, कि भाई वहाँ पे जो पेशेंट का लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में क्या होगा, हेमीपरेसिस होगा और लेफ्ट आर्म पे हेमीपरेसिस देखने को मिलेगा और अप्रेक्सिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ बॉडी एंड एफेसिया, राइट साइड ऑफ बॉडी कैसी होगी, पैरालिसिस और एफेसिया। इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूज फेमिलियर ऑब्जेक्ट, फेमिलियर ऑब्जेक्ट को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड हॉस्टिलिटी टुवार्ड फैमिली, जो इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा टुवार्ड फैमिली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ब्रेन के हमारे कितने लोब होते हैं, ब्रेन के 2 लोब होते हैं, 2 हेमिस्फेयर होते हैं। ठीक है, लोब ज़्यादा होते हैं, हेमिस्फेयर मेनली यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, किस किस साइड का आपको क्या देखने को मिला है, लेफ्ट साइड में सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट मिला है। तो ये हो गई नीचे पेशेंट की बॉडी। ठीक है, तो अभी जो है वो किस साइड के अंदर आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपको जानने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो ऑप्शन 1 में क्या बताया गया है, एप्रेक्सिया के बारे में, कि एप्रेक्सिया क्या होता है। तो एप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल स्किल्ड मूवमेंट होते हैं पेशेंट के, वो कैसे हो जाते हैं, डिक्रीज होंगे या फिर क्या हो जाएगा, उनमें अल्ट्रेशन आ जाएगा। मतलब जो अपने खुद के स्किल मूवमेंट के पेशेंट ठीक से नहीं कर पाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एप्रेक्सिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक टर्म और आपको यहाँ पे देखने को मिली है, ये क्या है, एफेसिया। एफेसिया का मतलब क्या हो जाता है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट।
वो कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी पेशेंट की, या कैसी हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रोक क्या होता है, लेफ्ट साइड सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रोक। तो इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन अटैक। ठीक है, हल्का सा अपन यहाँ पे टॉपिक को टच करते हुए हमारे आंसर को अपन निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए स्ट्रोक वाली कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का ब्रेन जो है वो कैसा होता है, डैमेज होता है। ड्यू टू, डैमेज क्यों होता है, ड्यू टू डिप्राइव्ड ऑफ O2 रिच ब्लड। ठीक है, O2 रिच ब्लड की यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, इस्चेमिया। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्या हो सकता है, इस्चेमिया हो जाएगा, या फिर जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगी, अल्टर होगी, और कैसा हो जाएगा, ब्रेन जो है वो कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, अब देखिए इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हमें समझना जरूरी है कि सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होता कैसे है। तो इसके हम मेनली दो टाइप हम पढ़ते हैं। ठीक है, तीन टाइप पढ़ते हैं, एक टाइप और होता है, मेनली दो टाइप होता है। फर्स्ट वन कौन सा टाइप होता है, इस्चेमिक, इस्चेमिक स्ट्रोक। सेकेंड वन कौन सा होता है, हेमरेजिक। अब देखिए इस्चेमिक स्ट्रोक से आप क्या समझते हो, सिंपल सा मीनिंग है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, या फिर आप कह सकते हो वेसल्स का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कैसी हो जाती है, उसका डायमीटर कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप सभी ने पढ़ा था कि भाई नर्वस टिश्यू होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिले तो विद इन सेकेंड 2 मिनट्स के अंदर वो क्या हो जाती है, डैमेज होना उसका स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस्चेमिक स्ट्रोक भी एक प्रकार का टाइप होता है जिसके अंदर इस्चेमिया हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने की वजह से। दूसरा टाइप की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, हेमरेजिक शॉक। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, आर्टरीज का क्या कर जाना, लीक कर जाना, रैप्चर कर जाना, और बाद में क्या होगा, इनका जो ब्रेन टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाना ब्लड का। अब जब टिश्यूज के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या बढ़ेगा आपका, देखो आईसीपी इंक्रीज होगा, आईसीपी इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, ठीक है, और इसी के साथ ही ब्रेन को भी क्या मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से ब्रेन के लोब्स को क्या है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेमरेज हो गया ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से भी स्ट्रोक आ सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये मेनली दो टाइप हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रोक के। अब देखिए इस्चेमिक स्ट्रोक का क्या क्या कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अगर पेशेंट है वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और पेशेंट को क्या हो, हाइपरटेंशन हो, पेशेंट को क्या हो, डायबिटिक मेलिटस, और पेशेंट क्या कंज्यूम कर रहा हो, हाई फैट डाइट। तो क्या चांसेज है, क्या क्या बन सकता है यहाँ से, देखो एक तो इसको अंदर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर फेट फेट का जो इमल्सिफिकेशन जो फेट है उसका जो है वो ब्लड के अंदर फेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या बन सकता है, एम्बोलिज्म। तो ये दोनों क्या हो गए, इस्चेमिक स्ट्रोक के टाइप की। भाई इस्चेमिक स्ट्रोक है वो किस प्रकार से बॉडी में फैल सकता है, ठीक है, ब्रेन में अफेक्ट कर सकता है। तो या तो थ्रोम्बस आके कोई आर्टरी को ब्लॉक कर दे, या फिर कोई एम्बोलिज्म आके आर्टरी को ब्लॉक कर दे। ठीक है, इस और एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्सिबल होती है इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए। अब बात करते हैं अपन हेमरेजिक स्ट्रोक में। तो हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या है, देखो हाइपरटेंशन से भी क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो है वो कैसी हो जाती है, रेप्चर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो ओल्ड एज के अंदर हेमरेज है वो मोस्ट कॉमन हो सकता है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर क्या है, वेसल्स की जो एलास्टिसिटी है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन से आगे जाके लीड हो सकता है क्या, हेमरेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस कहाँ कहाँ हेमरेज देखने को मिल सकता है, इंट्राक्रेनियल,
एंड सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या होते हैं, अपने वेंट्रिकल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो पेशेंट को क्या होता है, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। ये एमसीक्यू बना हुआ है। ठीक है, और सब एरेक्नोइड हेमरेज या फिर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग वगैरह होती है तो ये क्या लीड कर सकता है, एन्यूरिज्म। ठीक है, तो इसके साथ में क्या करना पड़ता है, इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, एन्यूरिज्म को हटाना पड़ता है। इन दोनों के अलावा देखो एक टाइप और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, TIA। क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक या फिर कुछ हार्स तक यहाँ पे रहता है, और बाकी की जो कंडीशन है वो कैसी देखने को मिल सकती है, रिवर्सिबल रहती है। पेशेंट जो है वो कंप्लीट ठीक हो सकता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा यहाँ पे स्ट्रोक का टाइप अपन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक ए मिनी स्ट्रोक। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के, कि नर्स का क्या रोल है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ तो यहाँ पे नर्स का रोल क्या है, तो नर्स का रोल क्या है, असेसमेंट करना। असेसमेंट वो कैसे करेगी, इसके लिए एक नेमोनिक है, उसे हम क्या कहते हैं, बी फास्ट। ठीक है, बी फास्ट, या फिर आप समझ सकते हो फास्ट सिनोनिम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो स्ट्रोक के लिए। अभी समझते हैं बी फास्ट से क्या एमसीक्यू आता है, इनके बारे में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो बी से आप क्या असेस करोगे कि जो पेशेंट की जो बॉडी है उसमें बैलेंस बन पा रहा नहीं बन पा रहा है। ई से आप क्या असेस करोगे कि उसका आई मूवमेंट किस प्रकार से है, आई प्रॉपर तरीके से खुल रही है नहीं खुल रही है, या फिर लेफ्ट साइड के अंदर प्रॉब्लम हुई है तो ये किसको अफेक्ट करती है, राइट साइड, या फिर राइट साइड को प्रॉब्लम हुई, स्ट्रोक हुआ तो ये किसको साइन सिम्टम कौन से आएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी वाले। ठीक है, तो आई वगैरह जो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह है वो भी इससे क्या होते हैं, अल्टर होते हैं। इसके बाद में फास्ट से क्या देखोगे आप, पेशेंट का फेशियलनेस कैसा है, कैसा फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह है उसके। इसके बाद में क्या देखोगे आप, पेशेंट की आर्म को देखोगे, भाई पेशेंट वो आर्म को राइज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। एस से आप क्या देखोगे कि वो किस प्रकार से स्पीच कर रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है। एंड फाइनली टी से आप क्या करोगे, टाइम टू कॉल। इतने सारे साइन सिम्टम को असेस करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि हाँ पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, तो आप टाइम टू कॉल कर दो किसको, 911 को। ठीक है, तो ये क्या है, अपने छोटा सा टॉपिक था स्ट्रोक जिससे एमसीक्यू बनता है। अब देखो पूछ लोगे भाई एग्जाम के अंदर इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, तो देखो इस्चेमिक स्ट्रोक को ट्रीट करना है तो आप क्या दोगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो भी कब देना है, एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो प्रोवाइड करवा दो। ये क्या कर देगा, थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन करके थ्रोम्बस को, एम्बोली को यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर सकता है। इसके बाद में अगर हेमरेज वगैरह हुआ है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, कैरोटिड एंडारटेरेक्टोमी। ये यहाँ पे प्रोसीजर है जो स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, आपने स्ट्रोक को अच्छे से समझ लिया है, अभी आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, पेशेंट को CVA हुआ है। तो जो अभी मैंने बताया, लेफ्ट साइड में अगर CVA होता है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के अंदर, तो साइन एंड सिम्टम किधर के आएंगे, राइट साइड वाले। तो देखिए पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एफेसिया। मैंने आपको बताया था फोकस्ड असेसमेंट करना है आपको, फास्ट असेसमेंट करना है। तो आप देखो पेशेंट की स्पीच पावर है वो यहाँ पे कैसी होती है, अल्टर होती है। तो पेशेंट क्या होता है, एफेसिया हो जाता है, मतलब डिस्टर्बेंस इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, पेशेंट ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और साथ साथ में राइट साइड का क्या देखने को मिलेगा, हेमीपेरेसिस या फिर पैरालाइसिया देखने को मिलता है। तो ये अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस एमसीक्यू का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्फेजिया। ठीक है, नर्स को क्या है, केयर प्लान कर रही है एक पेशेंट के लिए जिसको अभी क्या हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है सेकेंडरी टू CVA। मतलब प्राइमरी उसको क्या हुआ था, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और अभी उसको क्या हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है। ठीक है, विच इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर। अब जो नर्स है वो कौन सा इंटरवेंशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी।
ठीक है, अपनी प्लान ऑफ केयर के अंदर कौन सा इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेगी। ऑप्शंस क्या है, इवैल्यूएट द क्लाइंट ड्यूरिंग मील टाइम, क्लाइंट को जो है वो मील टाइम के टाइम पे इवैल्यूएट करेगी। पोजीशन द क्लाइंट इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, आपको जो है क्लाइंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन में रखना है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन ड्यूरिंग मील टाइम, या फिर रेफर द क्लाइंट टू फिजिकल थेरेपिस्ट। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा इस एमसीक्यू का। देखिए आपको यहाँ पे एक तो डिस्फेजिया को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, दूसरा आपको ध्यान में रखना पेशेंट किसका है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिली है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हम क्या कहेंगे, डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया क्यों हुआ, क्योंकि क्लाइंट तो कौन सा है, सीवीए का है। तो देखिए अगेन मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ब्रेन बना रहा हूँ, इसको हम क्या देते हैं राइट साइड, इसको हम क्या देते हैं लेफ्ट साइड। तो जिस भी साइड में प्रॉब्लम होती है उसके अपोजिट साइड में क्या देखने को मिलते हैं, साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है उसके यहाँ पे राइट साइड में प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फेशियल्स मसल्स यहाँ पे वीक देखने को मिलेगी, मस्कुलर यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट की जो चेविंग एबिलिटीज है वो कैसी हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अब देखो जब वो पेशेंट ढंग से चबा नहीं पाएगा खाने को, या फिर खा नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलोविंग ढंग से नहीं हो पा रहा, ऑलरेडी बताया गया एमसीक्यू में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्क फॉर एस्पिरेशन, रिस्क फॉर एस्पिरेशन यहाँ पे हो सकता है पेशेंट को। इसलिए देखो हमारा आंसर अब अभी कुछ बच्चों का चेंज होगा अगर उन्होंने कुछ दूसरा सोचा था तो देखो क्या रहेगा, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, यही हमारा एम्स अपने साथ में खेलता है। ठीक है, इवैल्यूएट द क्लाइंट ड्यूरिंग मील टाइम, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीवीए का पेशेंट है तो आपको क्या करना है, केवल और केवल क्लाइंट को इवैल्यूएट करना है कि उसको रिस्क ऑफ एस्पिरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोइंग करने में। तो हो सकता है कुछ फूड पार्टिकल्स उसके एयरवे के अंदर चला जाए, तो यहाँ पे उसको केवल इवैल्यूएट करना है और एयरवे तक खाना खाए तब तक उसके साथ में रहना है, इवैल्यूएट करना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट इज बीइंग एडमिटेड विथ रूल आउट ब्रेन ट्यूमर, क्लाइंट को क्या हुआ है, एडमिटेड हुआ है किसके साथ में, ब्रेन ट्यूमर के साथ में, विथ साइन सिम्टम सपोर्ट द डिजीज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो कौन सा साइन सिम्टम है वो सपोर्ट करेगा डिजीज को, डिजीज कौन सी है हमारे पास में, ब्रेन ट्यूमर को। ऑप्शंस क्या है, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। बी क्या है, हेडेक, वोमिटिंग एंड डिप्लोपिया। सी क्या है, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया। डी क्या है, अब्रप्ट लॉस ऑफ मोटार फंक्शन एंड डायरिया एंड चेंज इन टेस्ट। ठीक है, कौन सा साइन सिम्टम आएगा अगर पेशेंट को क्या है, ब्रेन में ट्यूमर है तो। तो देखिए इस एमसीक्यू में देखो आपको यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जिसकी थ्योरी अच्छी होगी तो वो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आपको रेशनल मिला है किसका, आईसीपी बढ़े हुए का। ठीक है, एक ऑप्शन आपको किसका मिला है, जो आईसीपी बढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एक आपको मिला है हाइपोवोलेमिक शॉक का, और एक यहाँ पे किसका है, ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है, और एक यहाँ पे अलग ही दिया गया है। तो देखो अगर किसी को आईसीपी, अब मैंने जब पढ़ाया था आईसीपी तो मैंने आप सभी को बताया था कजिंग ट्रायड होते हैं, उसमें हाइपोवोलेमिया, सर्कुलेटरी फेलियर, शॉक, शॉक वाली कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके अंदर भी मैंने बताया था भाई शॉक में क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। तो अभी आई थिंक आपके कुछ एमसीक्यूज करेक्ट हो जाने चाहिए अब तक। ठीक है, तो देखो जब किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ब्रेन ट्यूमर होता है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, कंटिन्यू यहाँ पे हेडेक रहेगा। ठीक है,
मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में क्या रहेगा, पेशेंट को हेडेक रहेगा, वॉमिटिंग होगी बिना कुछ खाए, मतलब वो फूड ले हो चाहे ना ले हो, पेशेंट को कंटिन्यूसली क्या रहेगी, वॉमिटिंग रहेगी आफ्टर सम टाइम, या फिर आफ्टर मतलब डेली यहाँ पे पेशेंट को है वो वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन क्या देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑप्टिक नर्व का क्या देखने को मिलता है, कंप्रेशन। ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन, कंप्रेशन ड्यू टू ट्यूमर। अब जब ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन हो जाए ड्यू टू ट्यूमर, तो इसको हम एक टर्म नाम देते हैं, क्या देते हैं इसको, पेपिलेडिमा। इस पेपिलेडिमा की वजह से क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू में, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो ये सारे साइन सिम्टम किस में आते हैं, इंक्रीज आईसीपी के अंदर। ठीक है, आईसीपी वाले पेशेंट के अंदर हमने पढ़ा था क्या, कर्जिंग ट्रायड मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर ये सारे साइन सिम्टम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए हाइपोटेंशन होता है तो पेशेंट में क्या होता है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है और हाइपोटेंशन होता है, किसमें, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 वाला साइन सिम्टम है वो किसके लिए है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, इसलिए देखो मैं यहाँ पे रेशनल से बताता हूँ, यही रीजन है मेरा कि आपका साथ साथ में थ्योरी भी क्लियर हो। ठीक है, थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो अगर कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया है या फिर कुछ ने सी दिया है, कुछ ने डी दिया है, ये बिना थ्योरी के इस एमसीक्यू को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मेरा क्या टारगेट रहता है कि थोड़ी थ्योरी भी पढ़ाऊँ और आपको एमसीक्यू भी सोल्व करूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज के लिए दुनिया भर की किताबें अपने पास में पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ फ्रंटल लोब ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अभी देखो ब्रेन ट्यूमर तो है यहाँ पे, बट इन्होंने क्या कर दिया, एग्जामिनर ने डिनोट कर दिया हमें कि भाई कहाँ हुआ, फ्रंटल लोब में हुआ, स्पेसिफाई कर दिया हमको। अब तो ये एमसीक्यू और इजी बन गया है, विच साइन सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एक्सिबिट। अब नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि भाई क्लाइंट में क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, अटैक्सिया, डिक्रीज विजुअल एक्विटी, स्कैनिंग स्पीच, या फिर पर्सनालिटी चेंजेस। देखो फ्रंटल लोब में ट्यूमर है तो मतलब फ्रंटल लोब के फंक्शंस को देखो, आप सोचिए कि फ्रंटल लोब अगर अफेक्ट होगा या फिर फ्रंटल लोब जब नॉर्मल था तो हम क्या अच्छे से काम कर पाते थे। ठीक है, कौन कौन सा काम हम बेस्ट कर पाते थे। ठीक है, तो अभी अपना आंसर उसी से रिलेटेड आएगा आपके यहाँ पे। तो देखिए अगेन ब्रेन ट्यूमर वाला एमसीक्यू है, लाइक जो लास्ट एमसीक्यू था वैसा ही एमसीक्यू ये है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, अटेक्सिया। अटेक्सिया में क्या होता है, पेशेंट की जो गेट होती है वो यहाँ पे कैसी हो जाती है, गेट, या फिर अपन कह सकते हैं मूवमेंट, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, बैलेंस। ठीक है, मेनली आपको किस पे ध्यान रखना है, गेट पे। तो पेशेंट की गेट का अबनॉर्मल होना क्या कहलाता है, अटेक्सिया। और इसके अंदर कौन सा लोब हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब जब हमारे टेम्पोरल लोब में तो ट्यूमर है ही नहीं तो हमारा ये प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज्ड विजुअल एक्टिविटी। हाँ अभी आपने देखा कि वह डिप्लोपिया होता है। ठीक है, तो अभी मोस्टली बच्चों ने जो है वो डी आंसर कर दिया होगा, मगर देखिए डी आंसर भी हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये तो क्या है, जनरल साइन सिम्टम की बात हो गई यहाँ पे। हमसे यहाँ पे जनरल साइंस सिम्टम का नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने हमसे डायरेक्ट क्लियर पूछा है कि फ्रंटल लोब में हुआ है। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, बट ब्रेन ट्यूमर में ये सब चीज़ होती है, मगर बी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए सी, स्कैनिंग स्पीच। तो स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह ये अपन किस में काम में लेते हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली जो डिजीज कंडीशन है, तो इसके बारे में या तो अपन आज पढ़ लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके बारे में एमसीक्यू करवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी चेंजेज या फिर अपनी पर्सनैलिटी किस प्रकार की होनी चाहिए,
ठीक है। इसको कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? अपना फ्रंटल लोब, ठीक है। तो जब फ्रंटल लोब के अंदर प्रॉब्लम होगी तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली वो कैसी हो जाएगी? चेंज आएंगे पर्सनैलिटीज के अंदर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा आप यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपके ब्रेन ट्यूमर का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। देखो डीपली अपन नहीं पढ़ेंगे, डीपली हमारी जो क्लासेज रहती है, जो हमारे ऐप के ऊपर हमने बेच बनाया हुआ है, वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मेनिनजियोमा, हेमिनजियोमा, ग्लियोमा, ठीक है। बहुत प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स पढ़ाए मैंने, ठीक है। तो ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी कोर्स के अंदर। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है इंपॉर्टेंट, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा इन टॉपिक्स के एमसीक्यू सोल्व करने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, और नहीं तो फिर आपके साथ पास में क्या बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है, तो वहाँ पे भी एमसीक्यू जिनके इन टॉपिक्स के सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट हैज़ अंडरगोन ए क्रेनियोटोमी। क्लाइंट अभी क्या करवाने जा रहा है? क्रेनियोटोमी करवाने जा रहा है फॉर ए ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के लिए। विच डाटा इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी। तो यहाँ पे जो कौन सा डाटा आपको, कौन सा ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा अगर पेशेंट में वो साइन सिम्टम दिखाई देंगे पेशेंट में, तो आप समझोगे कि ये क्या है कि सर्जरी का यहाँ पे क्या देखने को मिला है? कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिला है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में? द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ ए हेडेक एट ए 3-4 ऑन ए 1 to 10 स्केल, ठीक है। हमारे पास में एक से लेके 10 तक की नंबर की यहाँ पे क्या है? स्केल है। और क्लाइंट क्या कह रहा है कि 3 और जो 4 वाले पार्ट में इस एवरेज का बता रहा है कि मेरे यहाँ पे इतना सा ही हेडेक हो रहा है, ठीक है, मतलब माइल्ड हेडेक हो रहा है। ये कंप्लेंट है। अगर ये कंप्लेंट है तो क्या ये कॉम्प्लिकेशन है? ये आपको पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइंट हैज़ ए यूरिनरी आउटपुट ऑफ 250 ml अवर लास्ट 24 आवर। अभी यहाँ पे क्या बताया कि क्लाइंट का जो यूरिनरी आउटपुट है लास्ट 24 आवर्स का वो कितना है? 250 ml। क्या ये कॉम्प्लिकेशन है? नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ ए सीरम सोडियम लेवल 137 मिली इक्वलेंट पर लीटर। नेक्स्ट, द क्लाइंट एक्सपीरियंस डिजीनेस व्हेन द ट्राइंग टू गेट अप टू क्विकली। जब क्लाइंट जल्दी से बैठना चाहता है या फिर गेटअप हो रहा है अपने बेड पे, तब क्लाइंट को क्या फील हो रहा है? डिजीनेस फील हो रहा है। क्या ये एक कॉम्प्लिकेशन है इस सर्जरी की? क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, जब कभी भी क्रेनियोटोमी होती है तो क्रेनियोटोमी होने की कॉम्प्लिकेशन देखो यहाँ पे पता लगेगी ऑप्शन नंबर 2 में, कि यहाँ पे देखो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कितना सा हो गया है? 250 ml है लास्ट 24 आवर से। तो इससे आप क्या समझोगे कि यहाँ पे जो है वो किस प्रकार की रिस्पॉन्स, किस प्रकार का फंक्शन हो रहा है? एंटी डायूरेटिक फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटी हो गई है ब्रेन में जिसकी वजह से क्या हो गया है? एंटी डायूरेटिक फंक्शन हो रहा है, मतलब यूरिन आउटपुट तो बहुत ही कम देखने को मिला है। तो एक कंडीशंस आपने सभी ने पढ़ी होगी, कौन सी? SIADH, ठीक है। SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, ठीक है। SIADH कंडीशन यहाँ पे अकर हो सकती है क्रेनियोटोमी वाले पेशेंट्स के अंदर, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बाकी के जो साइन सिम्टम है, बाकी की जो यहाँ पे पेशेंट्स की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई गई है वो सभी नियर बाई नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना, यहाँ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे केवल और केवल किस में दिख रही है? ऑप्शन नंबर 2 के में, ठीक है। तो SIADH का ध्यान में रखना क्रेनियोटोमी वाले पेशेंट के अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन क्या दिखाई दे सकती है आपको? SIADH। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अभी क्या कर रही है नर्स? एक क्लाइंट को असेस कर रही है। क्लाइंट को क्या हुआ है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस असेस हुआ है। इन एडिशन टू नकल रिजिडिटी, साथ में क्या है? नकल रिजिडिटी भी है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स असेस। अब जो है वो नकल रिजिडिटी के साथ में कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो नर्स क्या करेगी? असेसमेंट करेगी पेशेंट का। ऑप्शंस क्या है? पॉजिटिव कजिंग साइन एंड असेंडिंग पैरालिसिस। बी क्या है? नेगेटिव कर्निंग साइन एंड फेशियल टिंगलिंग। सी क्या है? पॉजिटिव बर्जिंस्की साइन एंड फोटोफोबिया। डी क्या है? नेगेटिव ट्रोजियस साइन एंड डिसेंडिंग पैरालिसिस। कौन सा एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा।
तो देखो ये इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि वर्जिन्स की जो साइन है वो कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा पेशेंट में, और कर्निंग साइन भी यहाँ पे क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। साथ साथ में मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को क्या होता है, फोटोफोबिया होता है, फोनोफोबिया होता है, ठीक है, लाउड लाउड साउंड से भी उसको इरिटेशन होती है, और लाइट रेज से भी उसको क्या होती है, इरिटेशन होती है मेनिंजाइटिस वाले केसेस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो देखिए मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस इज द inflammation of meninges of ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की, कोई नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए फॉर नॉलेज। अभी देखो इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, पूरा मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, बस जहाँ से एमसीक्यू बनता है वो डिस्कस करेंगे। लाइक कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, एंड चिल्ड्रंस के अंदर अगर मेनिंजाइटिस होता है तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज सीएसएफ कल्चर कैसा होगा, वायरल के अंदर मेनिंजाइटिस के अंदर सीएसएफ कल्चर कैसा होगा, ये एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, ये क्या लीड करेगा, सबसे पहले तो ये होता किससे है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। अब आप बोलोगे कि सर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर आता है मेडिकेशंस। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस भी होती है जो क्या कोज करवा सकती है, मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन कोज करवा सकती है एज ए साइड इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपको, पेशेंट को अगर एड्स है उसको भी क्या देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसका भी एक एमसीक्यू मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है, वो आगे आएगा। अब देखिए ये तो होगी बेसिक सी बात होगी मेनिंजाइटिस को लेके। अब देखिए इसके टाइप्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सबसे पहले तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिकॉज वी कांट कल्चर ऑन टिपिकल बैक्टीरियल मीडिया। ठीक है, जिन बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए अपन जिस प्रकार की मीडिया का यूज करते हैं, कल्चर यूज करते हैं, उन कल्चर से अपन क्या कर सकते हैं, इनका अपन असेसमेंट नहीं कर सकते कि ये कौन सा वायरस है, कौन सा यहाँ पे फंगस है, कौन सा पैरासाइट है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, किन किन की वजह से एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, तो ये एमसीक्यू बनता है। ठीक है, पहला एमसीक्यू ये भी है, और किससे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, तो देखो वायरस, फंगस, पैरासाइट्स। ठीक है, इनको अपन क्या इनके द्वारा अगर मेनिंजाइटिस फैलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या आता है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस से आप क्या समझ सकते हो, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये भी एमसीक्यू है, पूछा रहा था कि भाई पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का मेन कॉज क्या होता है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देखिए एच इन्फ्लुएंजा, इसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, नेक्स्ट नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, और इसके भी अलावा बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे क्या बनता है आपका, कि कॉजेटिव एजेंट अकॉर्डिंग टू एज। अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव एजेंट होंगे, ये एमसीक्यू एग्जाम में बनता है। सबसे पहला देखो इन्फेंट को हम लेते हैं, इन्फेंट को अगर मेनिंजाइटिस होगा तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहले तो
इकोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप। वो भी कौन सा? बीटा। ठीक है, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप या ग्रुप बी। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप है वो यहाँ पे क्या है, इन्फेंट को मोस्ट कॉमन कोज करता है क्या? मेनिंजाइटिस। इसके बाद में देखो ओल्डर इन्फेंट्स या फिर किड्स, इनको अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। वो क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन कोज करेगा इसको? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन में क्या है, यंग एडल्ट। एम्स में एमसीक्यू बनता है भाई इससे, ठीक है। यंग एडल्ट को अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, चारों ही लाइन में एमसीक्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एमसीक्यू नहीं लगा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नहीं तो फिर थ्योरी से अपने पढ़ रखी है, बस मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेके इसके अलावा क्या है? एल्डरली। एल्डरली जब हो जाता है पेशेंट तो यहाँ पे क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट रहते हैं। कौन से? सारे के सारे यहाँ पे कौन से हैं? देखो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद में देखिए कि वायरल मेनिंजाइटिस किस कौन कौन से वायरसेस की वजह से फैलता है, तो देख लीजिए। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, 2, वेरिसेला जोस्टर हर्पीज, या फिर अपन कह सकते हैं इसको एंटेरो वायरस। ठीक है, एंटेरो वायरस, इनसे क्या फैलता है? अपने वायरल मेनिंजाइटिस। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि फंगल मेनिंजाइटिस फैला है तो कौन सा पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्रिप्टोकोकस। ठीक है, इसके बाहर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो एटलीस्ट आपका एमसीक्यू नहीं जाएगा। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे किसको? इसके साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के बाद में आपको बताऊंगा इनके कल्चर को, कि कल्चर के अंदर आपको आपसे क्या एमसीक्यू बनते हैं मेनिंजाइटिस से। देखिए साइन एंड सिम्टम, देखो नियोनेट एंड चिल्ड्रंस के यहाँ पे थोड़े से अलग होंगे एडल्ट से। तो न्यूनेट चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलेगा? फीवर, लेथार्जी, वॉमिटिंग एंड पुअर कैसी रहेगी उसकी फीडिंग? कैसी रहेगी? एकदम पुअर रहेगी, ठीक है, इसके अंदर न्यूनेट एंड चिल्ड्रंस के लिए। अब देखो बात करते हैं अपन किसकी? एडल्ट की। एडल्ट में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? देखो क्लासिकल ट्राइड्स। एडल्ट में क्या देखने को मिलता है? क्लासिकल ट्राइड। तो क्लासिकल ट्राइड में क्या आता है? सडन ऑनसेट हेडेक, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको? फीवर और नकल रिजिडिटी ड्यू टू यहाँ की जो मेनिंजीज जो होती है, जो लेयर होती है, वो उनमें क्या रहता है? स्टिफनेस होने की वजह से जो नेक रीजन है वो कैसा हो जाता है? एकदम स्टिफ हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नकल रिजिडिटी। इसके बाद में पेशेंट को क्या होगा? देखो फोटोफोबिया, इसके बाद में फोनोफोबिया, इसके बाद में क्या होगा? वॉमिटिंग, इसके बाद में क्या होगा? पेशेंट को कन्फ्यूजन। तो बेसिक से साइन सिम्टम है ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मगर देखो फोटोफोबिया आपने नया पढ़ा होगा और फोनोफोबिया भी आपने नया पढ़ा होगा, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स आप एग्जाम में डाल देता है जो आपके लिए न्यू रहते हैं, ठीक है। तो हमारा आरएनसीसी का यही टारगेट रहता है कि आपको एमसीक्यू किस प्रकार से अप्रोच करना है वो आए, और एमसीक्यू आप अप्रोच तब कर पाओगे जब आपको सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। सही गाइडेंस तो सब लोग ही देते हैं, मगर देखो थोड़ा सा अलग हम क्या बताएंगे कि जिससे आपका एमसीक्यूज करेक्ट होगा, ठीक है। पढ़ाते सभी अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब लोग अपने से एक कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर पढ़ाए, ठीक है। मगर क्या होता है कि कभी कभी कुछ टॉपिक्स वगैरह या फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह छूट जाते हैं जो आपको एमसीक्यूज में, जो लाइन्स आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में आप इस एमसीक्यू में क्या था? फोटोफोबिया था। अब आप अगर किसी ने फोटोफोबिया का मेनिंजाइटिस में अगर साइन सिम्टम नहीं पढ़ा होगा तो वो उसको मे भी करेक्ट करे या नहीं करे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कौन से साइन की। इंपॉर्टेंट साइन होता है कौन सा? बर्जिन्स की साइन। इसके बाद में सेकेंड वन कौन सा होता है? कर्निंग साइन। तो देखो कर्निंग साइन में क्या होता है?
रेसिस्टेंस टू नी एक्सटेंशन व्हेन हिप इज 90 डिग्री फ्लेक्शन। जब पेशेंट का हम हिप को, पेशेंट क्या सुपाइन पोजीशन में, इसके हिप को हमने क्या किया 90 डिग्री का फ्लेक्शन किया, तब तक इसका नी कैसा था, यहाँ पे फ्लेक्स था। ठीक है, नी भी कैसा है, फ्लेक्स में है अभी। मगर अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको नी को भी क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, कर्निंग साइन। तो के से कर्निंग बराबर के से नी। ठीक है, याद रखने के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड वन कौन सा साइन होता है, बर्जिंस्की साइन। तो बर्जिंस्की साइन में क्या होता है, पैसिवली नेक फ्लेक्शन। नेक का जो है वो पैसिवली फ्लेक्शंस देखने को मिलता है। और नेक में क्या होता है, साथ साथ में पेन होता है ड्यू टू इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ हिप और नी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेशेंट को सीधा सुलाया और अब हमने क्या किया कि जब हम नेक को पैसिवली फ्लेक्स कराते हैं तो यहाँ पे नीज का भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पैसिवली फ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बर्जिंस्की साइन और कर्निंग साइन। दोनों इंपॉर्टेंट साइन है किसके लिए, मेनिंजाइटिस के लिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट साइन और देखने को मिलता है जो एग्जाम में आपके इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये कौन सा है, जोल्स एसेंटुएशन हेडेक। ठीक है, जोल्ट एसेंटुएशन ऑफ हेडेक। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या है, पर्सन है। ठीक है, ये नेक है। अब इस पर्सन को हमने कहा राइट, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। ऐसे इसको हमने 3-4 बार देखने को कहा और इसके जो है वो यहाँ पे नेक रीजन के अंदर इसको क्या होने लग गया, पेन होने लग गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मतलब ड्यूरिंग द जोल्ट पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जोल्ट करवाना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर पेन देखने को मिलेगा। तो ये तो क्या है, हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम के अंदर सीधे से पूछाते हैं। एक देखो कंडीशन और देखने को मिलती है आपको, वो क्या है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। आपने सभी ने ये नाम पढ़ा होगा, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इसको मैंने उनसे थोड़ा इसलिए अलग बताया क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनता है। यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में सारे प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, प्लस क्या देखने को मिलता है, रैशेस देखने को मिलता है। वो भी कैसे टाइप के, नॉन ब्रशिंग रैशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, एक्सट्रीमिटीज के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बॉडी में एक्सट्रीमिटीज पे मिलेगा, बट मेनली ये कहाँ मिलते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे मिलते हैं। तो आपको ये क्या सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को क्या हो गया है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया है और एक प्रकार की क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। यहाँ पे जो है वो इमीडिएट जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए पेशेंट का। ठीक है, नहीं तो आगे जाके ये क्या हो सकता है, पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने थोड़ा यहाँ पे, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, इसको अलग से लिया मैंने। अब देखिए एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको क्या बनता है। तो देखो मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में हम क्या, एमसीक्यू बनता है कि मेनिंजाइटिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, तो लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में हम क्या देखते हैं, सीएसएफ का हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो देखो एमसीक्यू क्या बनता है इससे कि अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्या, किस प्रकार का आपको सीएसएफ देखने को मिलेगा। वायरल मेनिंजाइटिस है तो आपको सीएसएफ का अपीयरेंस कैसा होगा, और फंगल मेनिंजाइटिस या फिर पैरासाइटिक है तो आपको किस प्रकार का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेनली एमसीक्यू किससे आता है, वायरल एंड बैक्टीरियल। तो देखो सबसे पहले तो अपीयरेंस कैसा होगा, अपीयरेंस देखो बैक्टीरिया है तो किस किस प्रकार का अपीयरेंस होता है, क्लाउडी अपीयरेंस होगा आपके सीएसएफ का। और वायरल है तो ये यहाँ पे किस प्रकार का होता है, एकदम क्लियर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीएसएफ फ्लूइड। ठीक है, दो ही एमसीक्यू बनते हैं इससे मेनली। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, आईसीपी या फिर सीएसएफ प्रेशर, या फिर अपन कह सकते हैं इससे आईसीपी। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया वाली कंडीशन के अंदर है वो प्रेशर के साथ आपको देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और वायरल के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा मिलता है, नॉर्मल मिलता है। इसके बाद में देखो ग्लूकोज, ये यहाँ से एमसीक्यू बना, जब कभी भी कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, नॉट इवन मेनिंजाइटिस, कोई सी भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि बैक्टीरिया को आगे बढ़ने रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
और बैक्टीरियाज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए गुड सोर्स क्या होता है, ग्लूकोज। इसलिए ये यहाँ से एमसीक्यू सीधा सीधा बना हुआ है। जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे एग्जाम्स के अंदर ये एमसीक्यू आया हुआ है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सीएसएफ कल्चर किया तो आपको सीएसएफ का अपीयरेंस आपको कैसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे है किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, क्लियर देखने को मिलता है यहाँ पे। अब देखिए आप क्या करोगे, इसको ट्रीट करना है सर, आपको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ट्रीट आप किससे करते हो, तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हम प्रोवाइड करवाते हैं मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को, वो भी कौन सी, थर्ड कैटेगरी वाली, या फिर आप बोल सकते हो थर्ड जनरेशन पेनिसिलिन हम देंगे। थर्ड जनरेशन पेनिसिलिन कौन सी होती है, सीफोटेक्सिम, सिफेलोस्पिरिन। इसके साथ में अगर 1 to 3 वीक तक अगर मेनिंजाइटिस चल रहा है तो साथ में आप क्या दोगे, वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कौन सा हो गया, मेनिंजाइटिस का। हमने इसका आंसर भी देख लिया कि भाई क्या होगा, पॉजिटिव बर्जिन्स की साइन एंड फोटोफोबिया यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मेनिंजाइटिस में, ये साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द नर्स इज एडमिटिंग ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इस एमसीक्यू में डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किया था क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू इसका आने वाला था। एंड नोट लीजन्स ओवर द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज, अभी उसने क्या देखा कि लीजन्स है उसकी बॉडी पे, किस प्रकार के लीजन्स है, मतलब रेशेज वगैरह हो गए, कहाँ पे हो गए, फेस पे हो गए, एक्सट्रीमिटीज पे हो गए। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। अगर यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो देखो ऑप्शंस में क्या है, ठीक है, क्या पूछा आपसे, विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, क्या नर्स इंप्लीमेंट करेगी प्रायोरिटी बेसिस पे। ऑप्शंस में क्या है देखिए, इनिशिएट द इंट्रावेनियस एंटीबायोटिक स्टेट, आपको क्या करना है, आईवी स्टेट एंटीबायोटिक्स लगाना है, या फिर ऑब्टेन ए स्किन बायोप्सी फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, आपको क्या करना है, स्किन बायोप्सी लेनी है, कल्चर और सेंसिटिविटी करनी है कि भाई देखना है कि भाई मेनिंजाइटिस है क्या नहीं है। परफॉर्म ए कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, कंप्लीट आपको जो है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, या फिर क्लोज ऑल द कर्टेन्स इन द रूम एंड टर्न ऑफ लाइट, या फिर आप क्या कर दो, लाइट बंद कर दो, अंधेरा कर दो कमरे के अंदर। तो देखो अंधेरा कभी नहीं करना होता है पेशेंट के यहाँ पे, ठीक है, पेशेंट तो बेचारा मेनिंजाइटिस से ग्रसित है, आप क्या कर रहे हो, अंधेरा करके डरा रहे हो उसको, ठीक है, अंधेरा नहीं करेंगे हम। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या है, परफॉर्म ए कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जब आपको पहले ही बता दिया कि डायग्नोस हो चुका है क्या, मेनिंजाइटिस हो चुका है, तो अब और आप असेसमेंट क्या करोगे, ठीक है, आपको पता ही है भाई मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, साइन सिम्टम सारे आपके सामने है, तो और असेसमेंट करके आप क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना अपन। नेक्स्ट आपको क्या पता है, ऑब्टेन है स्किन बायोप्सी फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यहाँ पे कोई स्किन वुंड नहीं बना है, इसलिए आप स्किन बायोप्सी क्यों करोगे, ये तो केवल रेशेज ही तो है, हर रेशेज के अंदर आप स्किन बायोप्सी थोड़ी करोगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन है, फेटल कंडीशन होती है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा बनेगा कि एंटीबायोटिक है, स्टेट दे दो, कौन सी एंटीबायोटिक बच्चों, तो थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी, किसकी थर्ड जनरेशन, पेनिसिलिन की। क्या होती है, सिफेलोस्पिरिन, सिफोटेक्सिम, है इस प्रकार के सारी जो कॉमन जो मेडिकेशन आप सभी जो हॉस्पिटल्स के अंदर देखते हो पेशेंट्स के लगती है, वही सब, ठीक है। अब देखो ये इतना डेंजर होता क्यों है, ये एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है। सबसे पहले तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी होने की वजह से इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो क्या कोज हो सकता है, फुलमिनेंट, पेशेंट को क्या ट्रांसफर हो सकता है, फुलमिनेंट मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है। इसको क्या करना होता है, देखो इसको फुलमिनेंट मेनिंजाइटिस हो जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को फुलमिनेंट मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए आप क्या देते हो, एंटीबायोटिक स्टेट आप लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद असेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है। तो देखो एक प्रकार का प्रिकॉशन यूज करना है किसके खिलाफ, असेप्टिक मेनिंजाइटिस के खिलाफ। तो क्या करोगे यहाँ पे, आप क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन काम में लोगे, एयरबोर्न प्रिकॉशन काम में लोगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन काम में लोगे, या फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन काम में लोगे।
क्या पूछा आपसे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वो भी किसके लिए, असेप्टिक मेनिंजाइटिस के लिए। तो देखिए असेप्टिक मेनिंजाइटिस से आप क्या समझ सकते हो कि ऐसा मेनिंजाइटिस जो कैसा हो, नॉन इन्फेक्शियस हो। तो देखो कोई भी नॉन इन्फेक्शियस चीज के लिए हम किस प्रकार का प्रिकॉशन करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। यही देखो आपसे एमसीक्यू थोड़ा सा वो चेंज कर देता, वो बोल देता पायोजेनिक मेनिंजाइटिस या फिर सेप्टिक मेनिंजाइटिस का वो बोल देता, तो यहाँ पे आपका अब एमसीक्यू थोड़ा चेंज हो रहा था, आंसर चेंज होता और क्या करेक्ट होता, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे लेने होते। कब लेने होते वो भी एमसीक्यू बनता है, कब लेने होते हैं, फॉर फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ इनिशिएशंस ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू से हमने 3 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास के अंदर हम देखें तो हमने खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो और हमने अच्छे टॉपिक्स भी पढ़े हैं, एमसीक्यू जो हमने अच्छे सॉल्व किए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, आप अपने इस तरह पे प्रिपरेशन करते जाइएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो, कमेंट्स वगैरह हो तो सॉरी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, और सेशन के अंदर कुछ एरर हो तो उसको भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि क्लास लेने के फ्लो में कोई एक चीज़ है ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, मैं भी कुछ एकदम यहाँ पे वो नहीं है कि गलती नहीं कर सकता, गलती हो सकती है, इंसानों से गलती होती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसको वहाँ पे देखेंगे, हम भी सीखेंगे और कल और बेहतर बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ नहीं आता है, हम भी यहाँ पे सीख रहे हैं। बस आपसे थोड़ा ज़्यादा आता है, हम बस सिलेक्शन लेके बैठे हैं, आपका सिलेक्शन हम दिलवाने में आपको यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। हम भी स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ही अभी काम करते हैं। ठीक है, पढ़ाने में, बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर तो हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, मगर ठीक है वो अलग बात है। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहूँगा, यूपी यूएमएस के लिए टेस्ट सीरीज हम रन करवा रहे हैं। उसके अंदर क्या है, 25 मॉडल पेपर हमने बनाए हैं प्लस डेली टेस्ट सीरीज। ठीक है, 25 मॉडल पेपर तो यूपी यूएमएस के लिए हैं, बट टिल जो उसका जो कोर्स का जो पैटर्न है टेस्ट सीरीज का, जितना टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेली टेस्ट सीरीज आपका अलग से लिया जाएगा 25 मॉडल पेपर के अलावा। ये क्या है, हमारा यूपी यूएमएस का है। इसके अलावा नोट सेट के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज और हमारा क्रैश कोर्स है वो कंटिन्यू है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे, अपकमिंग नोट सेट आपका सितंबर में है, तो उसके लिए कंसिडर करते हुए ध्यान में रखना, दोनों की प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखिए, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, हमें भी पता है पैसे कैसे आते हैं घर वालों के पास में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।